आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ दिलीप यादव जी है, जो जेएनयू के स्टूडेंट तो है ही, साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता है, युवा नेता है और एक मार्गदर्शन करते रहते हैं युवाओं को, पार्टी को। समाजवादी होने के नाते उनका बहुत लगाव है यहाँ के शोषित वंचित लोगों से और निरंतर उनके लिए भी वो काम करते रहते हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ इंडिया टीवी का, जो आपने मौका दिया। वो भी देश की अगर देखे जाए कल्चरल राजधानी है हमारे समाज के लिए नागपुर, उसमें हमें बोलने का मौका दे रहे हैं आप, तो हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी रिसेंट चुनाव हुआ यूपी में और वहीं से शुरू करना पड़ेगा। एक बहुत हवा थी, लोग कह रहे थे, हम खुद भी यूपी में थे, कि समाजवादी पार्टी सत्ता बना रही है, अखिलेश जी सीएम बन रहे हैं। फिर अचानक क्या बात हुई कि थोड़ा सा हम लोग कम हो गए, अब बीजेपी बढ़ी, जबकि बीजेपी के खिलाफ बहुत रोष था वहाँ के लोगों का। देखिए सर, अगर आप यूपी इलेक्शन का पूरा ओवरऑल देखेंगे, सातों चरण का, जिस हिसाब से कैंपेन देखेंगे, जिस प्रकार से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार सड़कों पर थे, जनता का अपार समूह हमारे समर्थन में था और जनता ने हमारा सपोर्ट भी किया है। और उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें बढ़ी, हमारा परसेंटेज, वोट का परसेंटेज बढ़ा। जब से हमारी पार्टी बनी हुई है, सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज अभी हमारे पास आया हुआ है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को आप जानते हैं, 2-3 प्रकार से बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया। एक तो प्रशासनिक रूप से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मिसयूज किया प्रशासन का। आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन जो फेयर इलेक्शन कराना चाहिए था उस हिसाब से नहीं कराया। आप देखेंगे लास्ट में कई कैंडिडेट ऐसे थे जो बढ़त बनाए थे 2000-3000 की, उनको 200-250 वोट से हरा देते हैं। कई कैंडिडेट ऐसे थे जो अच्छा खासा चुनाव लड़ रहे थे, उनकी काउंटिंग बीच में 2 घंटे के लिए रोक दिया जाता है और कोई अपडेट नहीं दिया जाता है। तो एक हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि स्टेट जो मशीनरी है, आप देखेंगे, उसके पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, हमने लेटर लिखे चुनाव आयोग को कि ये अधिकारी हटाना चाहिए, ये बीजेपी का फेवर का है, ये अधिकारी हटाना चाहिए, नहीं हटा। मैं आपको 2017 इलेक्शन का बताता हूँ। 2017 इलेक्शन में जितने उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे जो बीजेपी बोलती थी कि इनको हटाना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ने हटाया था। हमने जिन जिन अधिकारियों की लिस्ट दी, एक भी अधिकारी नहीं हटा। मुख्य सचिव बैठ के वहाँ पर डीएम को फ़ोन किए हैं, ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है, कई रिकॉर्डिंग भी आई हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का जो वोट परसेंट है उसमें बहुत कमियां आई। बिल्कुल। अब आप कह सकते हैं कि ये 2 पार्टियों को चुनाव हो चुका था। अगर इसी में तीसरी पार्टी और अच्छे से लड़ती, जो बहुजन समाज पार्टी है, चौथी पार्टी कांग्रेस भी अच्छे से लड़ती, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा रहता, बीजेपी हारती वहाँ से। ये क्या हो गया है कि एक तो ध्रुवीकरण इन्होंने किया है। बीजेपी का एक ही मुद्दा है, ध्रुवीकरण, और बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं। आप अगर देखेंगे, महंगाई अभी भी चरम पे चल रही है, रोज़ 80 पैसा डीजल पेट्रोल पे ये बढ़ा रहे हैं। वही बात कह रहे हैं ना, 80-20 वाला जो इन्होंने यूपी इलेक्शन में कहा था, उसी हिसाब से जनता को ये 80-80 पैसे से मार रहे हैं रोज। बिल्कुल। अभी आप देखेंगे 4 रुपये 80 पैसा बढ़ चुका है, कितना जनता को महंगाई की ओर धकेल रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि ये महंगाई इलेक्शन के पूर्व भी थी जी, तब भी पेट्रोल महंगा था, तब भी अनाज महंगा है, रेल की टिकटें बढ़ा दी गई, रेल स्पेशल कर दी गई, बहुत सारी चीज़ है। इन सब के बावजूद कोरोना में जितने भी यूपी के मजदूर देश भर में थे वो पैदल आए। हमने वो चित्र देखा अपने आँखों से, साइकिल से आए लोग, ऑटो में बैठ के आए, सरकार ने उनको सुविधाएं नहीं दी, ना खाने पीने की कोई सुविधाएं दी। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के पक्ष में वोट जाता है? क्या ये लोग जो राशन दिया गया 5 किलो 10 किलो मुफ्त का, उसमें वोट परिवर्तन हो गया? नहीं सर, राशन का मामला तो ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट देगी, क्योंकि वो मूलभूत सुविधाएं हैं। जब कोरोना में नौकरियां चली गई हैं, मजदूर आज आपके मुंबई से, नागपुर से या कहीं बड़ी बड़ी सिटियों से आज यूपी के गांव में गया हुआ है, रोजगार नहीं है उसको, तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। इनको 5 किलो नहीं देना चाहिए, इनको तो 15 किलो देना चाहिए। एक परिवार में 5 किलो में क्या होगा, इनको तो उसको बढ़ा के देना चाहिए। ये तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तो ये, हाँ, ये एहसान जरूर लादे हैं। इन्होंने कई मीटिंग्स में अपना बोला है,
मुख्यमंत्री ने बोला हुआ है ये अनाज के बारे में, और जो भी राशन दे नमक के बारे में बोला नमक के बारे में बोला है कि नमक अदा करिए। हाँ, आप ये मुझे बताइए कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, मुझे तो लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं हैं। अगर ये पढ़ें, बाकायदा सारी सुविधाओं के बारे में लिखा गया कि स्टेट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के कि जो जनता के लिए करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं ये। हाँ, ये भुना जरूर है, इसको झूठ बोल के, षड्यंत्र करके, हमारी जनता को गुमराह करके इन्होंने इस चुनाव में गुमराह किया है जनता को। और रही बात इनके सीटों की या वोट परसेंटेज की, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हम भी बहुत अच्छा वोट पाए, इनसे ज़्यादा पाए। इनकी सीटें घटी हैं, हमारी सीटें बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन हमारे साथ था। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप अनफॉर्चुनेटली हम सरकार नहीं बना पाए, तो वो जनादेश जनता के सामने है। हम काम करेंगे इस पे, और 5 साल काम करेंगे, दुगनी ताकत से काम करेंगे, और लोगों को मोबिलाइज करेंगे, अपने लोगों को एजुकेट करेंगे, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करेंगे। क्योंकि अभी आप अगर देखेंगे जिस प्रकार से संविधान खतरे में है, ये जनता को हमें समझाने की ज़रूरत है। ये काम जनता का नहीं है, ये लीडर का काम है कि आप बताएं कि संविधान कैसे खतरे में है। संविधान कहने से खतरे में नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जिस लेवल पे एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल पे ओबीसी को कार्ड दिया गया है, लेटर एंट्री की जा रही है। आप देखेंगे आईएएस में कैसे हो सकती है लेटर एंट्री। लेटर एंट्री में क्या आप रिजर्वेशन रहेगा? आप मुझे बताइए। जो अभी आप बात करते हैं जातिगत जनगणना की, जो हमने रखी थी बात, हम कहते हैं इनकी सरकार बनी है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, अधिकतर राज्यों में इनकी सरकार है। अगर ये ईमानदार हैं दलित पिछड़ों के प्रति, तो ये जातिगत जनगणना करा दें, और जिसकी जितनी संख्या हो उसको उस हिसाब से अनुपातिक रूप में आरक्षण दे दें। बिल्कुल, आपकी बात तो सही है। आपने संविधान की बात की, हमने सभाएं भी अखिलेश यादव जी की सुनी, वहाँ पे भी वो संविधान की दुहाई देते हैं। वो बार बार कहते हैं कि ये आखिरी लोकतंत्र का चुनाव होगा, इसके बाद संविधान। लेकिन एक आरोप भी लग रहा है कि जब चुनाव आता है तभी अखिलेश यादव जी को संविधान और लोकतंत्र की याद आती है, और बाकी समय में उन्हें याद नहीं आती। ये आरोप है, ये कितना सही है? नहीं, देखिए, ये तो सब बीजेपी का, ये एक हिसाब से देखा जाए तो प्रोपोगंडा है, झूठ का, अफवाह फैलाते हैं। आप मुझे बताइए, अखिलेश जी के अगर आप ऑफिस में जाते हैं, हॉल में जाते हैं, तो बाबा साहब का स्टैच्यू लगा हुआ है। हम 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, जितने भी ओकेशंस आते हैं, और भी महापुरुष हैं, गाडसे साहब हैं, और भी लोग हैं, हम सब महापुरुषों, साहू जी महाराज हैं, हम सबकी जयंती मनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन पे हमने कह सकते हैं आपकी बाबा साहब को याद किया, नहीं। हम शुरू से ही संविधान की और बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाकी महापुरुष की बात कर रहे हैं। हम यहाँ तक की कर रहे हैं बात की, हर समय कह रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय के जो पुरोधा रहे हैं और जो महापुरुष रहे हैं, उनके विचार पे हम सरकार चलाएंगे। अखिलेश जी ने, आपने देखा ही होगा, उन्होंने बार बार कहा कि लोहिया, अंबेडकर दोनों के सिद्धांतों पे हम चलाएंगे। इवन उन्होंने कोट किया है अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोहिया जी और अंबेडकर के जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ, पत्र व्यवहार हुआ, उसका उन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम चुनाव में बात कर रहे हैं, बाकायदा हमने उस पर रिसर्च की हुई है। हम चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश या देश में जो सरकार बने, ये लोहिया जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों। बिल्कुल, ये जो लोहिया जी और बाबा साहब को साथ लाने का जो काम है, इस इलेक्शन में भी हुआ, और कहा गया कि समाजवाद और अम्बेडकरवाद साथ में आके लड़ेंगे। तो अम्बेडकरवाद को साथ में लेने की जो कोशिश हुई, वो कितनी सफल हुई इस बार उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सफल क्या हुई, मुझे लग रहा है बहुत भरपूर समर्थन मिला है। अम्बेडकर जितने भी संगठन थे, अभी बीच में पार्टी में कई ऐसे संगठन थे अम्बेडकर जिन्होंने मीटिंग्स की है, उन्होंने अपना समर्थन दिया, खुल के प्रचार किया है। हम तो कई लोगों के संपर्क में हैं, कई लोगों को हमने इनवाइट किया था, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले भी थे, और उन्होंने दिल से, उनके पास जो संसाधन थे, जिस प्रकार से वो कर सकते थे, उन्होंने मेहनत की है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। क्योंकि उनका मानना है, जो भी सामाजिक संगठन है और जो लोग काम करते हैं सामाजिक संगठन के लिए या सामाजिक न्याय के लिए, उनका मानना था कि अखिलेश यादव सीएम बनेंगे तो हमारे जो अधिकार होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, एक मानना तो था कि अखिलेश जी सीएम बनते हैं तो अधिकार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एक विचारधारा, एक धारा ऐसी भी बह रही थी कि अखिलेश यादव अगर सीएम बनते हैं तो गुंडई बढ़ेगी। ये तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जब तक सत्ता में नहीं रहते हैं चुप बैठे हैं, सत्ता आ गई तो गुंडई करते हैं, और पूरे प्रदेश में ये लोग गुंडई करेंगे। देखिए, अब गुंडई की बात कहा जाए तो इस देश के गृह मंत्री मंच से बोलते हैं गुंडई शब्द,
इस देश हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर चलाया हुआ है, घर घर तोड़वाए हुए हैं। अभी आप देखिएगा सरकार आने के बाद इनकी एक गुर्जर समाज का एक सेल लगाया हुआ था जूस बेचने वाला, उस पर आप बुलडोजर चला दिए। जिसने घर बेच के या ज़मीन बेच के आपके नोएडा और गाजियाबाद में आके वो जूस बेच रहा है, क्या उस पर बुलडोजर चलाएंगे? तो ये गुंडई नहीं है क्या? ये गुंडई है। मैं तो कहता हूँ ये सरकारी गुंडई है। और जिस प्रकार से इन्होंने एनकाउंटर किए, आप देखेंगे थाने में रह के जिस प्रकार से लोगों को मारा, कौन मरे? वो मरे तो यही जिस गरीब समाज के लोग मरे हुए हैं, इन्हीं को तो मारा है उन्होंने। और मैं तो कहूँगा ये तो किलिंग थी, सरकारी किलिंग थी ये। तो ये गुंडई नहीं है क्या? अगर आप देखेंगे आज संविधान पे जिस प्रकार से खतरा मंडरा रहा है, ये गुंडई नहीं है क्या? बाबा साहब के संविधान को पूरा कुचला जा रहा है, ये गुंडई है जी। रही बात हमारी पार्टी की, तो हम उस पर बिल्कुल स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से अखिलेश जी ने बार बार बोला, 17 के चुनाव में बोला, 14 के चुनाव में बोला, आज भी बोले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो, आज विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने अपने मंच से बोला हुआ था कि जो गुंडई करेगा वो मुझे वोट ना दे जी। उन्होंने मंच पे भी चुनाव में बोला कि जो गुंडई करेगा वो हमको वोट नहीं दे। हमको यहाँ साफ छवि की सरकार बनानी है, जनता के लिए काम करने वाले लोगों को चुन के लाना है, और हमें जो भी मंत्रिमंडल रहेगा साफ छवि के जो काम करने वाले हैं उनके साथ हम सरकार में काम करेंगे। बिल्कुल। एक गठबंधन बना था बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का, तो उसके बाद वो नहीं आगे बढ़ पाया। आप क्या सोचते हैं कि अगर ये गठबंधन साथ रहता तो इस बार यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती या बन पाती? कितना लाभ होता अगर इस गठबंधन को हम कंटिन्यू रख पाते? देखिए, आप बैकग्राउंड में जाएंगे, ये शायद 10 जनवरी 2019 की बात है, जब 12 जनवरी जब गठबंधन हुआ था बहन जी का और अखिलेश जी का। काफ़ी सकारात्मक समाज में मैसेज गया था। बिल्कुल। दोनों समाज ने मिल के काम किया था, जो अम्बेडकराइट थे, जो लोहित थे, दोनों लोगों ने बढ़ने का काम किया था और बीजेपी को बहुत अच्छा टक्कर दिया था। जब पूरे देश में उनकी विपक्ष की 1-2 सीटें आ रही थी, उस स्टेट में हम 15 सीटें लाए थे। कारगर रहा था। हाँ, उस लेवल पे हम जिस लेवल पे रोकना चाह रहे थे बीजेपी को नहीं रोक पाए थे। कुछ खामियां रही होंगी कि गठबंधन या तो हमने ज़मीन पे नहीं उतार पाया, या कह सकते हैं हम कि बीजेपी इतना षड्यंत्र करती है कि चीज़ों को भुना ले गई थी। रही बात गठबंधन टूटने की, तो मैं तो इस मामले में कहूँगा आपको, आप निष्पक्ष, आप खुद पत्रकारिता करते हैं और आपने देखा हुआ है, गठबंधन हमारी तरफ से नहीं टूटा था। हमने आज तक, अगर आप देखेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान भी नहीं है माननीय अखिलेश यादव जी का किसी भी प्रकार से बहन जी के ऊपर। तो ये गठबंधन की जिम्मेदारी, आप बड़ी नेता हैं, आप सीनियर लीडर हैं, आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने तोड़ा। अभी तो हमारा गठबंधन नहीं था 22 में, नहीं था, फिर भी हम पे ही आरोप लगा रहे हैं। तो ठीक है, बड़े नेता हैं, हमारे सम्मानीय समाज के नेता हैं, उनका सदैव सम्मान रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि सम्मान करते रहना चाहिए, हर कार्यकर्ता से, हर नेता से कहते हैं कि बहन जी का सम्मान करेंगे। क्योंकि अखिलेश जी ने जब गठबंधन किया था, उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि हम आपके लिए सम्मान जरूर पूरा बरकरार रखेंगे। और ये तो राजनीति है, गठबंधन होता भी है, टूटता भी है। अब ये भाजपा को सोचना चाहिए कि आगे कैसे क्या होगा। हमने तो हर किसी के लिए दरवाजे खोलने का मतलब नहीं है, हमने तो गले लगाया है सबको। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो भी गठबंधन किए हैं समाजवादी पार्टी ने किए, छोटी से लेकर बड़ी पार्टी तक। अब जो रिजल्ट मिला है उसके बाद गठबंधन की पार्टियों ने क्या सोचा, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें सोचना चाहिए। बिल्कुल। आपके साथ मौर्य भी आए, कुशवाहा भी आए, ये सब लोग आए, ओबीसी के नेता आए, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो वोट को कन्वर्ट नहीं कर पाए? क्या समस्या हुई? कि आप खुद भी अगर सर्वे करते हैं तो यूपी में कुछ सीटों पर जहां ओबीसी मतदाता ज़्यादा है, वहां समाजवादी पार्टी की तरफ वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, वहां से बीजेपी आगे चल के आई है। तो इसमें कुछ खामियां रही, या फिर ओबीसी को जोड़ने का जो काम था, मौर्य को या कुशवाहा को जोड़ने का, वो थोड़ा लेट हुआ? आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें आप नहीं कह सकते हैं। पिछड़े वर्ग ने काफ़ी वोट दिया है और पिछड़ी सीटें बहुत जीते हैं। आप अगर एनालिसिस करेंगे तो 60 से 70 विधायक हमारे पिछड़े हैं और हर कास्ट के हैं। हर कास्ट के, राजभर भी हैं, मौर्य भी हैं, कुशवाहा भी हैं, पटेल भी हैं। पटेलों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है वो इस बार। नए नए लोग जीते हुए हैं, हमारे साथ काम करने वाले नए कह सकते हैं नौजवान इस समय चुन के आए हैं विधानसभा में, अलग अलग जातियों के कह सकते हैं आपकी। और वो तो परसेंटेज उठा के आप ही लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने एनालिसिस नहीं किया है।
मुझे लगता है कि जहाँ तक पिछड़े वर्ग की बात है या दलित वर्ग की बात है, काफ़ी दिल खोल के वोट दिया है और उनका विश्वास हम लोगों को कायम है। और हम कहेंगे, फिर गुजारिश करेंगे, साथ मिलके दलित पिछड़े आने वाले टाइम में सरकार बनाएंगे। हर कास्ट से हम लोगों को वोट मिला हुआ है और प्रयास करेंगे, जो खामियां रही होंगी उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। एक बात बहुत इस बार यूपी इलेक्शन में सामने आ रही है कि चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ब्राह्मणों को तवज्जो देने की होड़ लगी थी। जैसे कि ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ है तो उन्हें टिकट देनी चाहिए, उन्हें सीट देनी चाहिए, वो हमारे साथ होने चाहिए। वो गलती बीएसपी ने भी की, वो गलती, जबकि वो सारे ब्राह्मण अलिखित तौर पर, लिखित तौर पर बीजेपी को ही समर्थन कर रहे हैं। फिर भी ऐसा क्या है कि ब्राह्मणों को दोनों पार्टियां, चाहे समाजवादी हो या चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, इतना तवज्जो क्यों दिया गया? देखिए, रही बात ब्राह्मण समाज की, तो इस जो सरकार रही है पिछली योगी आदित्यनाथ की, ब्राह्मण समाज का इनकाउंटर से लेके वो शोषण हुआ उनका। लोगों को मानना था कि इस बार ब्राह्मण समाज आके विपक्ष को वोट करेगा। अब वो तो देखना पड़ेगा कितना % वोट दिए हैं क्या नहीं दिए हैं। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि सारी पार्टियों का फोकस था ब्राह्मणों पे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी भी पार्टी को, मैं व्यक्तिगत ये मेरे विचार हैं, किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन जो देना चाहिए वो संख्या के हिसाब से दे। बिल्कुल। और लोगों को हर वर्ग से विधायक बने, हर वर्ग से सांसद बने, उनकी आवाज़ आए। जैसे इस बार हमने अति पिछड़े पे बहुत फोकस किया था। जिस चीज़ पे लोग नहीं कर रहे थे, हमने अति पिछड़े पे बहुत फोकस किया। अति पिछड़ा वोट हमको मिला। बिल्कुल। हम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिए वहाँ। बिल्कुल। अभी जो है, जैसे कि अखिलेश जी कहते हैं कि आखिरी इलेक्शन है, अगर इसके बाद हम बीजेपी को नहीं रोक पाए तो शायद लोकतंत्र ना बचे, चाहे संविधान ना बचे, चाहे हमारे सारे के सारे अधिकार चले जाए। अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है और 2024 तय करेगा कि इस देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, इस देश का संविधान कितना मजबूत होगा, या वो देश से चला जाएगा और एक हुकुमशाही सरकार यहाँ बैठ जाएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी आप पर, हमारे पे, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे जितने भी लोग हैं जो लोकतंत्र को संभाल के रखना चाहते हैं, संविधान को, उनके लिए बड़ी जवाबदारी का काम होगा 2024 में। आपकी पार्टी 2024 पर कैसे फोकस करती है? देखिए, बड़ी बात है ये, और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये चुनौती तो है, देश के सामने चुनौती है 2024 का इलेक्शन। हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं प्रदेश में, तो हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम बीजेपी को रोकें। हम हर संभव प्रयास करेंगे, हर संभव वो अपना ट्राई करेंगे जिससे हम बीजेपी को रोक सकें। चाहे हमें किसी भी प्रकार से कोई रिप्रेजेंटेशन देना पड़े, उसके लिए अखिलेश जी खुले दिल से तैयार हैं। अभी आप देखेंगे कि जब वो विधान मंडल के नेता बने, विपक्ष के नेता बने, उन्होंने भाषण भी दिया विधानसभा में। उनका यही कहना है कि हमारे मुद्दे वही हैं जो हम चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लाए थे, उन्हीं मुद्दों पे हम आगे बढ़ेंगे। महंगाई पे हम आगे बढ़ेंगे, बेरोजगारी पे हम आगे बढ़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, दलित पिछड़ों के जो अधिकार हैं उन पे आगे बढ़ेंगे। और हम जो जिस प्रकार से पुलिस आतताई उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है योगी आदित्यनाथ जी की, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। हम विपक्ष में बैठ के अपनी आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो विधानसभा हो। हम हर उस स्तर पे हर नागरिक के अधिकार के लिए लड़ेंगे और इसके लिए हमारे नेता तैयार हैं, माननीय अखिलेश जी, और वो स्पष्ट रूप से आ चुके हैं। हमको लगता है कि अखिलेश जी की वजह से हम लोग 2024 में बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगे। बिल्कुल। आखिरी दौर में हम इस चर्चा के, एक वैयक्तिक सवाल है। बाबा साहब बार बार कहते थे कि जाति टूटनी चाहिए, दो समाज एक साथ आने चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। और सौहार्द का जो वातावरण है, जाति विरहित समाज जो है, उसके लिए एक कटाक्ष उन्होंने किया था कि इंटरकास्ट मैरिज होने चाहिए, और आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में वो करके दिखाया। क्या है वो जज्बा कि आपको लगा कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए, और कैसे हुआ सब? देखिए, दो लोगों के बीच में जब शादी होती तो सबसे पहली बात है कि प्यार देखा जाता है। तो हम दोनों के बीच में प्यार था। दूसरा वेरिएशन आता है। हाँ, कास्ट का मैं आपको खुल के बताऊंगा। वेरिएशन आया, वो रोड़ें आई, कुछ चीज़ों में मुश्किलें हुई, लेकिन मैं एक खुल के एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे साथ मेरा नेता ईमानदारी से खड़े हुए थे, तो हमारी पूरी मदद की, उनने हर समय मदद की। आज हम नागपुर में बैठे हुए अपनी ससुराल में, और जो ये समाज है इसने हमको बहुत दिल से स्वीकार किया, एक बेटे की तरह स्वीकार किया। तो दो समाज एक साथ आई हुई हैं। हमारे झांसी में भी मान लो जो बुंदेलखंड एरिया है उसमें
यहाँ की जो लड़की गई है उसको भी स्वीकार किया गया। एक बात ज़रूर मैं बोलूँगा, बाबा साहब ने जो बोला था और मैं इस पे कायम हूँ। मुझे लगता है कि अगर देश को तरक्की करनी है, देश को आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज, जो आप रोटी और बेटी का संबंध बिल्कुल उसको आपको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक लड़की जब मान लो कि मेरे घर में नागपुर की बहन गई हुई है और वो झांसी की बहू है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो कुछ गलत हो रहा होगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ कुछ एक समाज के बारे में गलत हो रहा होगा तो मैं आवाज़ उठाऊँगा। बहुत प्यार से ये लोग सुनेंगे क्योंकि हमारा रिश्तेदारी हो चुकी है। तो मैं चाहूँगा, मेरा यही कहना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो सकें, रोटी बेटी का जितना ज़्यादा संबंध हो सके। बाबा साहब का जो सोशल कॉन्सेप्ट था उसमें कई हद तक हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल, हमारे सारे युवा दर्शक आपको देख रहे हैं दुनिया भर से, उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि हमें लोकतंत्र भी बचाना है और हमें संविधान भी बचाना है, हमारे सारे संवैधानिक अधिकार बचाना है। क्या करना चाहिए हमारे युवाओं को? देखिए, बिल्कुल आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा और देश में ये सवाल गायब है। और आप लोग निष्पक्ष तरीके से अपने संसाधन से पूरे देश में घूम घूम के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज जो युवा वर्ग है उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी को क्या देगा। अगर वो आज नहीं लड़ेगा, आज अगर जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए नहीं सोचेगा, तो आने वाले टाइम में इतिहास बन जाएगा कि कभी कोई हुआ करता था, कभी बाबा साहब के विचार हुआ करते थे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पे युवाओं को पढ़ना चाहिए, उन पे अमल लाना चाहिए। और जो सबसे बड़ा सवाल है आज रोटी का, और रोटी का रोजगार से संबंधित सवाल है। आप देखेंगे लाखों नौकरियां चली गई, करोड़ों लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। युवाओं को ये सोचना चाहिए। अभी क्या हो गया है कि युवाओं के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं से हम होना चाहिए। अगर हम पे आएंगे वी, अगर वी आएंगे, आई से अगर वी हो जाएंगे आप, ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को संगठित होकर जो भी गलत हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, उस पर युवाओं को आवाज़ उठाना। संगठन तो उठाते ही हैं, जो भी राजनीतिक संगठन है वो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन एक युवाओं की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। कई आप देखेंगे इमरजेंसी के टाइम पे सड़क पे उतरा था युवा, किसने बदला था? एक तानाशाह सरकार को युवाओं ने ही बदला था। अब युवा सड़क से गायब है, कह सकते हैं आपकी युवा सड़क से गायब है, क्योंकि इस दौरान बहुत कम आंदोलन देखने को मिल रहे। जो इमरजेंसी के टाइम पे युवा जेल में जाते थे, आज वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है अपने युवाओं पे, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। सोचता हूँ हमारे युवा अभी भी अगर अपनी ताकत लगा लें तो मोदी जैसे, योगी जैसे तानाशाह को ये लोग सत्ता से हटा सकते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास वोट का अधिकार है। हम आज विपक्ष में हैं, लेकिन हम आपको वादा करना चाहते हैं कि 2027 में आपके इस रूम में बैठ के हम सरकार बनाने के बाद फिर देंगे आपको इंटरव्यू। हमें ये विश्वास है, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि हम काम करेंगे। तो युवाओं से इतना ही हमारा गुजारिश है, इतना ही हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 5 साल जो भी आपके स्टेट में इलेक्शन बचे हैं, बीजेपी जहाँ जहाँ है उसकी जो खामियाँ हैं उन सब के खिलाफ घर घर डोर टू डोर जाके जागरूक करिए। क्योंकि ये जो जागरूक आप कर रहे हैं ये आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। बाबा साहब आप देखेंगे इतने बड़े स्कॉलर थे, इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि आज अगर हम लड़ रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए। संविधान परिषद में जब डिबेट हो रहा था, वहाँ पर डिबेट युवाओं को सुनना चाहिए कि किस लेवल पे उन्होंने प्रोटेक्ट किया एक समाज को, एक बड़े तबके को जो देश में सारे संसाधन से बाहर था। आज भी आप देखेंगे इस देश में सारे संसाधन से अभी भी बाहर है एक समाज। जो आप SC ST OBC माइनॉरिटी बोलते हैं वो संसाधन में नहीं है। आप तो मीडिया से, आप बताइए मीडिया में कितने % लोग हैं जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं? आप देखिए ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, हम 4th क्लास 3rd क्लास में हमको रखा जाता है। जो नौकरियां हैं 1st क्लास लायक नहीं है क्या हम? अरे हम भी मेहनत करते हैं, अच्छी कम संसाधन में। तो यहाँ पर अभी स्लम एरिया में घूम रहा था, कितने कम संसाधन से पढ़ के JNU में स्टूडेंट पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, IIT में पढ़ रहा है, कम संसाधन से। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग हताश होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, हमें डबल मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे युवाओं के पास बहुत जज्बा है, बहुत जुनून है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये भविष्य आपके बनाने का नहीं, ये आपके बच्चों के बनाने का है। तो इसलिए आप लग जाइए, और इस सत्ता को जब तक नहीं उखाड़ के फेंकेंगे तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला है। ये लोग बहुत गर्त में ले जा रहे हैं,
उस चीज़ को बचाइए। आप ही लोग कर सकते हैं, आप ही लोगों को आने पड़ेगा आगे। बिल्कुल। तो युवाओं से ये आह्वान है कि वो मैं से हम बन जाए, आई से वी बन जाए। जैसे कि बाबा साहब ने संविधान की प्रस्ताविका में वी द पीपल कहा है, हम भारत के लोग, चाहे हम किसी भी जात के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी विचारधारा को मानने वाले हो, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं। दिलीप जी आपने मैं एक चीज़ और जोड़ना बिल्कुल चाहूँगा बिल्कुल युवाओं के लिए, जो आपने बात बोली है, आप खुद व्यक्तिगत यूपी चुनाव में देखे होंगे जी। जो इस समय माननीय अखिलेश यादव जी के साथ युवा जुड़ा हुआ है, वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि अखिलेश यादव जी ने जो भी मैनिफेस्टो पहले बनाए थे अपनी सरकार में पूरा किया था। इस बार भी उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया हुआ था। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट होगी मेरी, मैं लोगों को नौकरी दूंगा। मैं बताऊं योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट में क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बोले कि हम जो राशन फ्री बट रहा था उसी को देंगे। अरे आज ज़रूरत थी कि पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरी निकालने की। आज ज़रूरत थी कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने की, वो नहीं किए। हम फिर आपसे कहना चाहते हैं, युवाओं से कहना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी के साथ जुड़िएगा आप, आपको वो मौका मिलेगा। आप मुख्यमंत्री भले ही वो रहेंगे, लेकिन फील आपको रहेगा कि आप मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, ये फील रहेगा कि अगर अखिलेश जी सीएम बनते हैं तो वहाँ का युवा खुद सीएम है, ऐसा खुद को महसूस करेगा। दिलीप जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया चैनल को और अपने विचार प्रकट किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया बोलने का, महाराष्ट्र में आके बोलने का मौका दिया है। महाराष्ट्र वैसे भी क्रांतिकारी धरती है, हम लोग बहुत सीखते हैं। मैं आता रहूँगा आप लोगों का, आप लोग मार्गदर्शन करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।